तो 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो गए, कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? टू मेक लॉ। गुड। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा? टू इम्प्लीमेंट लॉ। और जुडिशरी का क्या काम होगा? क्या होता है ये समझो। जब मैं समझाऊं तो समझा करो, लिखना बंद कर दिया करो, बाद में टाइम दूंगा। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। इंडिया में हमने पढ़ा था कितने टाइप का गवर्नमेंट सिस्टम है, कितने टीयर है गवर्नेंस के इंडिया में? 3 टीयर है। हमने पढ़ा था इंडिया में 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस है। टीयर 1 पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, टीयर 2 पे स्टेट गवर्नमेंट है और टीयर 3 पे लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए तो कोई लेजिस्लेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हाँ, कोई बोल रहा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वहां पे। हमने पढ़ा तो था डायरेक्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब लोग डिसाइड करेंगे बिल के कि क्या करना है। मैंने आप लोगों को बताया था, वो चीज हो नहीं रही। तो बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो आपको दिखेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो रही, लेकिन वो होनी चाहिए। लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो चीज हो नहीं रही। तो मैंने बताया था कि गांव में क्या होना चाहिए कि एक विलेज में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर के सभी पर्सन्स इकट्ठे मिलेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि गांव के लिए क्या करना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन हायर स्टेजेस पे ये चीज डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉपुलेशन ज्यादा है। मैंने बताया था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पॉसिबल है जहां पे पॉपुलेशन कम होती है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है ना। अब 5-6 करोड़ लोगों से कोई एक जगह पे ना तो गैदर कर सकते, ठीक है, तो उनका ओपिनियन नहीं जाना जा सकता हो। तो आज के टाइम पे तो डिजिटल आ गया, हम बोल सकते हैं कि मोबाइल से ले लेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट होंगे। किसी के पास है, नहीं है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, लेकिन इकट्ठा नहीं किया जा सकता उनको। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं तक पॉसिबल है जहां पे स्मॉल एरिया है और जो पीपल है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए यहाँ पे लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे लोग ही लेजिस्लेचर है खुद, वो बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। सेकेंड टीयर पे हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, जहां पे कौन बैठते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और थर्ड टीयर पे, सॉरी फर्स्ट ईयर पे पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं? एमपी। तो ये दोनों लेवल पे क्या होता है? लॉ मेकिंग होती है, लॉ बनाते हैं। लॉ कैसे बनता है? कोई भी एक प्रपोजल होता है कि हमें ये चीज को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उस प्रपोजल को लिखा जाता है, उसको बोलते हैं बिल। कोई भी प्रपोजल जब लिखा जाता है उसको बोलते हैं बिल, कि गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो जब आप कभी न्यूज़पेपर में पढ़ो कि गवर्नमेंट ने कोई नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उस पर वोटिंग होगी, ठीक है। दोनों हाउसेज में भी वोटिंग हो सकती है, एक में भी हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे आगे पॉलिटिकल साइंस में कि किस बिल पे कौन से हाउस में वोटिंग होगी। अभी जर्नल केस में समझो दोनों हाउस में वोटिंग होगी। एक बिल है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां वोटिंग होगी, पास होगा, राज्यसभा जाएगा, वहां वोटिंग होगी, पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। तो कोई बिल एक्ट कब बनता है? जब वो दोनों हाउसेज से पास हो जाए और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर दे, तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। फिर उस एक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि इस एक्ट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ठीक है। अब जब ये प्रोसेस हो रहा होता है बिल से एक्ट बनने का, तब जब ये एक्ट बन के आ जाएगा तो जुडिशरी इसको इंटरप्रेट कर सकती है, मतलब इसकी वैलिडिटी को चेक कर सकती है। कैसे चेक करेगी वैलिडिटी को?
कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्या करेगी जुडिशरी? वैलिडिटी चेक करेगी। कोई भी एक्ट इंडिया में बनेगा, जुडिशरी उसकी वैलिडिटी चेक कर सकती है। कैसे चेक करेगी? कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है तो वो पास है, सही है, नहीं तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, खत्म कर सकती है। ये अथॉरिटी जुडिशरी के पास है। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी बना दे, नहीं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ भी बना रहा है पार्लियामेंट तो वो पास है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी बनाएगा तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि उसकी वैलिडिटी को चेक करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे, एग्जीक्यूटिव। ये क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने बताया कि अगर एक्ट बन गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस एक्ट के रूल एंड रेगुलेशन लिखेगी कि इस एक्ट में क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे जो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर देती है कल को पार्लियामेंट में पास करके कि ये नई स्कीम है। अब उस नई स्कीम में कौन बेनिफिशियरी होंगे, किसको क्या मिलेगा, ये सारे रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे वो। एग्जीक्यूटिव होते कौन है इंडिया में? किसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं? इंडिया में एग्जीक्यूटिव बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन है जो तीनों में होगा। लेजिस्लेचर में भी होगा क्योंकि उसके पास कुछ लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, जो हम बाद में पढ़ेंगे। कुछ हो सकता है आप पढ़ के भी आए हो, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब राज्यसभा और लोकसभा हाउस में नहीं होते, उस टाइम पे अगर लॉ बनाना पड़ जाए तो प्रेसिडेंट अकेला लॉ बना सकता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव भी होता है। इंडियन गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लेती है। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा इंडिया में वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पे करती है, तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, सबसे मेन एग्जीक्यूटिव है वो। जुडिशियल पावर भी है उसके पास। कुछ ऐसी पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो सजा को कम कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी को फांसी की सजा मिली है तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास जुडिशियल पावर भी है। तो प्रेसिडेंट तीनों के अंदर आएगा। प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेचर पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है और जुडिशियल पावर भी है। पढ़ेंगे हम, इनको भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है ये। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव हो गए प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेट्स सपोज कोई बिल बना है एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो उसको इंप्लीमेंट करेगी ग्राउंड पे। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी एक्ट बना है, जो भी उसके रूल एंड रेगुलेशन है, उसको इंप्लीमेंट करना। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना। जुडिशरी का काम है चेक करना कि जो लॉ बना है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। क्लियर है तीनों? ठीक है, लेजिस्लेचर विल मेक द लॉ। लॉ के नीचे आप छोटा सा वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बिल होता है, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा। ठीक है, साइन ऑफ प्रेसिडेंट, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, साइन ऑफ प्रेसिडेंट और ये एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट के साइन होंगे उस पे और वो एक्ट बन जाएगा। हालांकि प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी पावर भी होती है कि वो साइन ना भी करे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, पहले किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, एक हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, उसमें पास होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा और फिर उसमें पास होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर एक हाउस ने पास नहीं किया या एक ने पास कर दिया, दूसरे ने नहीं किया, उस सिनेरियो में क्या होगा वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये ऐसे एक्ट बनते हैं इंडिया में, ऐसे लॉ बनता है। एक्ट बन गया मतलब ये लॉ बन गया, ऐसे बनाए जाते हैं इंडिया में लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम है उनको इंप्लीमेंट करना,
जुडिशरी का काम है उनको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब है उसकी वैलिडिटी चेक करना, टू चेक वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। ठीक है, वो होता है इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये हो गए इंडिया में ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। हालांकि इनको हम बाद के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक ऑर्गन आपके बुक में एक एक चैप्टर है। लेजिस्लेचर पे पूरा चैप्टर है, एग्जीक्यूटिव पे पूरा चैप्टर है, जुडिशरी पे पूरा चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं उसके टूल्स क्या क्या हैं, कैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ग्राउंड पे उतारा जा सकता है। हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या था? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्यों था उसका नाम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? क्योंकि वहां हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो लॉ बनाते हैं। ये एमएलएज, एमपीज, ये हम सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने इनको चुना है। ठीक है, सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी चार वे से फंक्शन कर सकती है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। इनको बोलते हैं टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक एक को समझते हैं कि क्या है ये टूल। सबसे पहले देखते हैं रेफरेंडम क्या है। रेफरेंडम मैंने बताया जैसे कि ग्राम पंचायत है, वहां पे ग्राम सभा है, ग्राम सभा ने मिलके डिसाइड कर लिया कि हम लोगों को ये एक एक्शन लेना है गांव में, या एक चीज बनवानी है गांव में। ठीक है, तो वो उस पर वोट करेंगे कि भी कितने इसके, मान लिया कि 100% बैठे हैं कि कितने ये चीज करना चाह रहे हैं, कितने नहीं चाह रहे हैं, बताओ। अगर चाहने वाले ज्यादा होंगे ना चाहने वालों से तो वो चीज बन जाएगी उस लेवल पे। इसी चीज को बोलते हैं रेफरेंडम। इसी चीज का नाम दिया गया है रेफरेंडम, कि जहां पे जितने भी वोटर होंगे वो वोट करेंगे किसी चीज के लिए, यस या नो में, कि हाँ हम ये चीज चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। ठीक है, उसको नाम दिया गया है रेफरेंडम। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख लो। रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट बाय द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब जो वोटर होते हैं, ऑन ए प्रपोजल, किसी भी प्रपोजल पे या लॉ पे या पॉलिटिकल इशू पे डायरेक्ट वोट जो होगा, ठीक है, उसको रेफरेंडम बोला जाएगा। दूसरी लाइन का मतलब मैं समझाता हूं, पहले पहली लाइन का लिख लो आप। रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट बाय द इलेक्टोरेट ऑन ए प्रपोजल, लॉ और पॉलिटिकल इशू। या सिंपल वे में कोई आपसे पूछे कि रेफरेंडम क्या है, तो डायरेक्ट वोटिंग है किसी भी इशू पे लोगों का, वो रेफरेंडम है। ठीक है, ऐसा ही रेफरेंडम कुछ टाइम पहले ब्रिटेन में हुआ था। अगर आप लोगों ने सुना हो तो ब्रेक्जिट, ये वर्ड बहुत फेमस हुआ था कुछ टाइम पहले, सुना था? ब्रेक्जिट जो है एक पोर्टमोन्टिव वर्ड है। पोर्टमोन्टिव वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड पहले सुन लो, अब बाद में लिखेंगे। पोर्टमोन्टिव वर्ड वो होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं, जैसे ब्रंच, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, ब्रंच। तो दो वर्ड से मिलकर, जैसे आजकल का फैशन है नाम को लिखने का, कि पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम लिखते हैं, अपना नाम और अपनी वाइफ के नाम को कंबाइन करके लिखते हैं, तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं पोर्टमोन्टिव वर्ड, जो दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से बने। तो ब्रेक्जिट भी एक ऐसा ही पोर्टमोन्टिव वर्ड है जो बना है ब्रिटेन प्लस एग्जिट से, कि ब्रिटेन का एग्जिट होना था कहां से? यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कंट्रीज का एक समूह है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन 12th क्लास में पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन एक समूह था जो यूरोपियन कंट्री जितनी भी है उन सबका, जिसमें वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेड वगैरह करते थे और उस ट्रेड पे टैक्स बहुत कम लगाते थे। अगर एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री में ट्रेड हो रहा है तो टैक्स कम लगता था, एक यूरोपियन कंट्री से किसी नॉन यूरोपियन कंट्री में ट्रेड हो रहा है तो टैक्स अलग होता था। ठीक है, तो अपना एक यूनियन बना रखा था, ग्रुपिंग बना रखा था। रीजन क्या था? क्योंकि यूरोपियन कंट्री छोटी छोटी है, पॉपुलेशन बहुत कम है,
ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना इजी है। दे आर लाइक इंडियन स्टेट्स, जैसे इंडिया में स्टेट हैं ऐसे ही वहां पे कंट्री है इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है, इवन हमारे कई स्टेट्स तो ऐसे हैं जो उनकी जो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा है। जैसे यूपी की अगर बात करें तो लगभग 25-26 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यूरोप की लगभग आधी से ज्यादा पॉपुलेशन के बराबर एक स्टेट है। तो जैसे इंडियन स्टेट हैं ऐसे यूरोप में अलग अलग कंट्रीज हैं, तो उन्होंने अपना एक यूनियन बना रखा था। ठीक है, तो ब्रिटेन में एक पॉपुलर सेंटिमेंट जागा इस बात को लेके कि जो ये यूरोपियन यूनियन बना रखा है, जो ये एग्रीमेंट बना रखा है, इससे ब्रिटेन को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लोगों से वोट करवाया, क्या हम लोग यूरोपियन यूनियन में रहें या ना रहें। ठीक है, तो वो रेफरेंडम था, गवर्नमेंट ने लोगों से डायरेक्ट वोट करवाया। इंडिया में नहीं है ऐसा प्रोविजन, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में है, डायरेक्ट वोट करवाया। इंडिया में डिमांड है इस चीज को लेके कि होना चाहिए। जब डेमोक्रेसी है तो रियल डेमोक्रेसी तो यही है कि लोग बताएंगे कि ये चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने डिमांड रखा, वोट करवाया गया ब्रिटेन में कि भाई क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने वोट किया इसके अगेंस्ट में कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर देना चाहिए। तो ब्रेक्जिट उसको बोला गया और ब्रिटेन उसमें एग्जिट कर गया 2020 में। अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ ए रेफरेंडम, कि रेफरेंडम ऐसे होता है जब एक पॉपुलर किसी चीज पे लोगों का विचार लिया जाए हाँ या ना में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज इंडिया में रेफरेंडम करवाया जाए इस चीज को लेके कि भाई जम्मू कश्मीर को क्या करे, कि जम्मू कश्मीर में आए दिन इतना बवाल होता है, तो इंडिया और पाकिस्तान में कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ इंडिया के पास है, तो क्या इंडिया को अपना हिस्सा दे देना चाहिए या उनका ले लेना चाहिए। इस चीज पे वोटिंग करवाई जाए कि इंडिया को जम्मू कश्मीर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, यस या नो में वोटिंग करवाई जाए। एग्जांपल ले रहा हूँ, होगी नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे रेफरेंडम का प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी नहीं है उतनी, कि लोग अवेयर नहीं है, उनको जल्दी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविजन उन्हीं कंट्रीज में ज्यादा है जहां पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा है। रेफरेंडम, ठीक है, तो रेफरेंडम किसी भी एक चीज को लेके हाँ या ना में डिसीजन लेना भी रेफरेंडम है। और इंडिया में अगर ऐसा कहीं है तो वो थर्ड टीयर में है। कहां पे है? थर्ड टीयर में। ठीक है, ये हो गया रेफरेंडम। समझ में आ गया? रेफरेंडम मतलब डायरेक्ट वोटिंग ऑन एनी इश्यू इन फॉर्म ऑफ यस और नो। ठीक है, यहां नीचे लिखा हुआ है एक लाइन में, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये अगेंस्ट में हो सकता है टू एन इश्यू बीइंग वोटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो एमपी एमएलए होते हैं, वो किसी चीज के फेवर में वोट करें तो हो सकता है लोग उसके अगेंस्ट में भी वोट कर दे, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो पर्सन ना, उनका अपना खुद का ओपिनियन होगा। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि रेफरेंडम ऐसा हो सकता है कि जो पॉपुलर वोट है उसके अगेंस्ट में हो, और ब्रिटेन में ऐसा ही हुआ था। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी वो ब्रेक्जिट के फेवर में थी, लेकिन जब वोट कराया गया तो लोग अगेंस्ट में थे। हालांकि वो रिप्रेजेंटेटिव भी उन्हीं लोगों ने चुने थे। तो ये लाइन बोलना चाह रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे अलग जा सकता है लोगों का व्यू, कई बार ऐसा हो सकता है। सो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब उसके अगेंस्ट में होगा, टू एन इश्यू बीइंग वोटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में वोट कराया गया था तो ब्रिटिश ब्रेक्जिट के अगेंस्ट में वोट हुआ था कि ब्रेक्जिट नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो लोगों ने वोट किया तो उसके फेवर में कर दिया कि होना चाहिए। ठीक है, तो रेफरेंडम अगेंस्ट में भी हो सकता है। सेकंड आते हैं इनिशिएटिव। एज द नेम सजेस्ट, इनिशिएटिव लेना है, कोई चीज को स्टार्ट करना है। अब जैसे मैंने बताया कि थर्ड टीयर पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो वहां पे सपोज गांव में पक्की सड़क बनवानी है या कोई स्कूल बनवाना है, तो किसी को इनिशिएटिव भी तो लेना पड़ेगा ना, ये बात बोलने का कि हम लोग एक प्रपोजल रख रहे हैं कि एक स्कूल बनवाया जाए। अब लोग वोट करेंगे कि हाँ बनवाया जाए, यस या नो। तो इनिशिएटिव होता है किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना। क्या हो गया इनिशिएटिव? लॉ मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना, वो हो गया इनिशिएटिव। उसके लिए जहां जहां पे ये इनिशिएटिव है वहां पे, इंडिया में तो सिर्फ थर्ड टीयर पे है, वहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वहां पे सीधा ही है कि खड़ा होकर एक पर्सन बोल सकता है कि हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए गांव में, आप लोग चाह रहे हो यस या नो। हालांकि होता नहीं है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन होना चाहिए। लेकिन जहां पे भी ये
इनिशिएटिव है वहां पे सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन बना रखी हैं कि लेट्स सपोज 100 पर्सन बैठे हैं, उसमें से किसी ने प्रस्ताव रख दिया कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक फॉरेस्ट है, उसको कट करके वहां पे हमें डेवलपमेंट करना है, कोई कॉलोनी बनानी है या कोई बड़ा मॉल बनाना है, ठीक है, ये प्रस्ताव रख दिया गया, ये इनिशिएशन हो गया लॉ मेकिंग का। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि उन 100 लोगों में से कम 20 लोग उसको स्टार्टिंग में सपोर्ट करें। कम से कम वो 20 लोगों से पूछ ले कि मैं ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, तो आप 20 लोग मेरे साथ हो, हम साथ हैं, तो वो इनिशिएट हो गया। अब उस पर वोटिंग होगी 100 लोगों की। अब 50 से ज्यादा वोट चाहिए उसको पास करवाने के लिए। अगर 20 लोग इनिशिएट ही ना करते तो वो चीज स्टार्ट नहीं हो सकती। फर्क समझ गए? इनिशिएट का मतलब है लॉ मेकिंग को स्टार्ट करना, लेकिन उस इनिशिएशन के लिए भी कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए। एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं, हर एक जगह पे अलग अलग है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। 100 लोग थे, अगर आपको कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो कम से कम 20 लोगों का साथ चाहिए। वो 20 लोग आपके साथ में हैं तो आप एक कागज पे लिखोगे कि हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये 20 लोगों के सिग्नेचर लो। अब उस चीज को वोटिंग के लिए पुट किया जाएगा, अब उस पर रेफरेंडम होगा कि वो चीज हो या ना हो, ठीक है। तो ये हो गया इनिशिएटिव। लिखो डेफिनेशन, पहले समझ लो। एनी प्रपोजल बिल विद सफिशिएंट बैकिंग, जो मैंने 20 का एग्जांपल दिया, सफिशिएंट बैकिंग होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है। बी पुट ऑन वोट इन एन इलेक्शन, टू डू दिस पिटीशन हैव टू बी साइंड बाय ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द वोटर्स, अगेन वो 20%, कि कम से कम कुछ लोग तो उसको साइन करके दें, तब वो चीज स्टार्ट होगी। इफ द प्रपोजल कैन बी वोटेड ऑन, अगर उस प्रपोजल पे वोट हुई, 20 लोगों ने उसको सपोर्ट किया, अब 100 लोग उस पे वोट करेंगे, फिर वो पास भी हो सकता है और वो फेल भी हो सकता है। इफ इट पास इट बिकम ए लॉ, और अगर 100 लोगों में से 50 या 60 लोगों ने अगेंस्ट में कर दिया तो वो लॉ नहीं बनेगा। ये सिंपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। लिख लीजिए इनिशिएटिव। सुनने में ये सारे सिस्टम सही लगेंगे कि अच्छा ऐसा ही होना चाहिए, तभी डेवलपमेंट हो सकता है। कि हम लोग चाह रहे हैं कि पार्क बनने चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, गवर्नमेंट वहां पे ध्यान दे नहीं रही है, तो इसीलिए माना जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि वहां पे लोग डिसीजन ले सकते हैं कि उनको अपने लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप साथ में लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि 50-100 लोगों, लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स वर 100, ठीक है, तो एटलीस्ट 20 शुड बी इन फेवर टू इंट्रोड्यूस, तो 20 इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर 100 वोट करेंगे। 100 में 50 से ज्यादा ने फेवर में वोट किया तो पास हो जाएगा, 50 से कम ने किया तो फेल हो जाएगा। तो हर एक चीज को ऐसे ही इनिशिएट किया जाएगा। अभी ये चीज कैसे इनिशिएट होती है, अभी ये चीज इंडिया में कैसे इनिशिएट होती है, थोड़ी देर पहले तो बताया था, हाँ, बिल के थ्रू। अभी इंडिया में बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, तो यहाँ बिल बनता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि बिल बनाएंगे, जो एमपीज हैं वो बिल बनाएंगे, हमारे बिहाफ पे वो लेते हैं सारे के सारे डिसीजन। तो इसी में लिख लो, फिर याद रह जाएगा आप लोगों को। इन इंडिया द सेम प्रोसेस इज डन बाय एमपी एंड एमएलएज। इन इंडिया द सेम प्रोसेस इज डन बाय एमपी एंड एमएलएज। चलिए नेक्स्ट है रिकॉल। ये सबसे अच्छा है, पहले इसको समझो क्या है। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने एक एमपी चुन लिया, या गांव में लोगों ने सरपंच चुन लिया। अब सरपंच चुन लिया 5 साल के लिए, लेकिन वो पर्सन सही काम कर ही नहीं रहा है, ना ही तो वो काम के काम कर रहा है, ठीक है, और ना ही लोग जैसा चाह रहे हो वैसा काम कर रहा है। अब लोगों के पास ऑप्शन क्या है, कुछ ऑप्शन नहीं है,
5 साल बाद इलेक्शन होगा तो उसको बदल दो। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, वहां पे एक सिस्टम रहता है रिकॉल का। रिकॉल का मतलब वही 100 लोगों का एग्जांपल लेते हैं, 100 लोगों ने एक पर्सन को चुना था, अब उनको लग रहा है ये तो सही काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करेंगे, इस पे भी रेफरेंडम करेंगे, कहेंगे कि इसको हटा दें, करो वोट। अगर मैक्सिमम वोट फेवर में गए तो उसको हटा दिया जाएगा और उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉल, वापस से बुला लेना। मतलब अब वो सरपंच नहीं रहेगा। ठीक है, इंडिया में ये प्रोविजन है सिर्फ 3rd ईयर पे। कहां पे? 3rd ईयर पे। हाँ, लिमिट मतलब नहीं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं। ये कह रहे हैं कि ऐसा है क्या, एक बनाया वो काम नहीं कर रहा था उसको हटा दिया, फिर दूसरा बनाया उसको हटा दिया, किसी को बना सकते हैं किसी को हटा सकते हैं, वही तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना। इंडिया में ये 3rd ईयर पे है और वो भी कुछ लिमिटेड स्टेट्स में, उनमें से हरियाणा एक है। हरियाणा में ये प्रोविजन है 3rd ईयर पे जो ग्राम पंचायत है या जो म्युनिसिपल वार्ड्स में जो मेंबर होते हैं, अगर उस वार्ड्स के मेंबर या ग्राम सभा चाहे तो उनको टाइम से पहले हटवा सकती है। इकट्ठा होके उनको वो सेम प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ेगा और फिर रेफरेंडम से वोट करना पड़ेगा। अगर वोट उस पर्सन के अगेंस्ट में चले गए तो उसको हटा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं रिकॉल कर लेना। ठीक है, समझ लो पहले। दिस इज ए डिवाइस थ्रू विच वोटर मे रिमूव ए पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम ऑफिस। पब्लिक ऑफिशियल ही है वो, सरपंच है, एमएलए है, ये सब पब्लिक ऑफिशियल है। ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म, उसका टर्म खत्म होने से पहले ही उसको बुला सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल पे बेस है जो बोलता है दैट ऑफिस होल्डर आर द एजेंट ऑफ द पॉपुलर विल। जो भी ऑफिस होल्डर हैं वो पॉपुलर विल के एजेंट हैं। मतलब पॉपुलर विल का मतलब है कि मैक्सिमम लोगों ने चाहा था इसलिए वो चुने गए। सो दे आर द एजेंट ऑफ पॉपुलर विल। पॉपुलर विल मतलब मैक्सिमम लोगों ने चाहा था तो वो चुने गए। ठीक है, एंड शुड देयरफॉर बी कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू इट्स कंट्रोल। तो लोगों का उन पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर लोग चाह रहे हैं कि उसको बदल दिया जाए तो उसको बदल दो। ठीक है, साथ में ये भी लिख लेना, दिस प्रोविजन इज देयर इन इंडिया एट 3rd ईयर in some states including हरियाणा। और कमाल की बात है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोविजन है। डन। प्लेबिसाइड बच गया, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, टाइम हो गया है। ठीक है, नहीं तो आप लोगों का ड्रिंक ब्रेक चला जाएगा। प्लेबिसाइड भी कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे रेफरेंडम होता है, लेकिन रेफरेंडम में हाँ या ना पूछते हैं। प्लेबिसाइड में पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए होता है किसी बड़े लार्जर इशू के बारे में। जैसे पीछे अगर आप लोगों ने सुना हो तो ट्रिपल तलाक को रिमूव किया गया था इंडिया में, तो कि लोग क्या चाह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक को रिमूव कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। अगर गवर्नमेंट को लोगों का ओपिनियन जानना हो तो वो प्लेबिसाइट होता है। उसमें कोई डिसीजन नहीं लेना, सिर्फ लार्जर ओपिनियन जानना चाह रही है गवर्नमेंट कि लोगों का ओपिनियन किस तरफ है।
ठीक है, प्लेबिसाइड को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो हमने आज कॉलोनियलिज्म पढ़ा, इंपीरियलिज्म पढ़ा, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, आप लोगों को बुक मिल जाएगी, कल की क्लास से हम बुक स्टार्ट करेंगे, प्लेबिसाइड को करके और बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।